गन का ऐसा इशारा किया था, उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी हुई कि ये इसने 50 स्कोर बना लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बंदूकें दिखाना शुरू कर दे। तो बड़ी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। दूसरे हारिस राउफ साहब हैं जिन्होंने 6 जहाज़ों का, जो ऐसा लगा ऐसे उन्हें ऐसे करके ऐसे 6 करके और एक दायरा सा बनाया उन्होंने कि 6-0 का उन्होंने एक इशारा किया, जैसे उनका जहाज़ भी गिर गए सारे। तो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी इंडिया की तरफ से है। मुझे लगता है कि छेड़ बन गई हुई है इंडिया की कि आप मैच हार भी जाएं तब भी एक दो इशारे जो हैं इंडिया के लिए काफ़ी होते हैं। तो इशारों में मेरा ख्याल है हम बहुत आगे निकल गए। क्रिकेट को हमने डबो दिया है, बड़ा ही बुरा डबोया है। मेरा ख्याल है इस पर एक नए सिरे से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी क्रिकेट के लिए, नहीं तो लोग बहुत उदास हैं, बहुत ही दिल गिरफ्ता हैं और इमरान खान साहब को बहुत याद कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब का क्रिकेट के साथ इस ज़माने में क्या ताल्लुक है, आज के शो में थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ फ़लस्तीन का मसला ऐसा लगता है कि हल होने के करीब हो गया। कल 4 मगरबी मुल्कों ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया, जिसमें बरतानिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, पुर्तगाल है और फ्रांस और सऊदी अरेबिया आज उसके ऊपर एक मीटिंग कर रहे हैं, सरबराही कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर या एक दिन के अंदर फ्रांस और उसके साथ 5 दूसरे मगरबी मुल्क भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत मान लेंगे। और क्लेम किया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 150 मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़लस्तीन का इशू बड़ी हद तक सॉल्व हो रहा है, लेकिन क्या अमेरिका और इसराइल इसके ऊपर मानेंगे, ये एक सवाल है। आज के शो में ये भी डिस्कस होगा। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू बंद करने का हुक्म दे दिया अपनी पार्टी को और साथ ये कहा है कि अब अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो मेरे साथ बराह रास्त जेल के अंदर करें। तो इमरान खान साहब को क्या अपनी पार्टी पर यकीन नहीं है, ये भी आज के शो का इशू होगा। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। इनके साथ मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हैं और दफाई तजिया कारण और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। भट्ट साहब आपकी तरफ आना है सर, ये फरमाइएगा, तो बड़ी डिजास्टर वाली बात है कि अब इमरान खान साहब ने गडापुर साहब से कह दिया, साथ साथ उन्होंने बैरिस्टर साहब सैफ साहब से कह दिया, साथ उन्होंने अपने चेयरमैन साहब को कह दिया गौहर खान साहब को कि आपने अब एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, जिसमें भी करनी है बराह रास्त करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कोई टॉक चल रही थी और अब इमरान खान साहब मायूस हो गए, आपसे भी, एस्टैब्लिशमेंट से भी और अपनी पार्टी से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आप प्रोग्राम में कहते हैं जी कि पीटीआई इमरान खान, अब की चीजें इनरेलीवेंट हो गई हैं, दुनिया बड़ी आगे चली गई है, इस पे आप अपना टाइम ना जाया करें। मैं आज आपको कह रहा हूँ, इमरान खान कोशिश कर रहा है, हर वो रास्ता इख्तियार कर रहा है कि मैं किसी तरीके से जेल से बाहर आ जाऊं और उसके लिए वो हर रास्ता अपना रहा है, पाँव पकड़ रहा नहीं है, करनी ये चाहिए उसको, क्या वो जेल में रहना चाहिए पूरी जिंदगी उसे? नहीं, उसने चोरी की है ना, उससे 190 मिलियन की चोरी की है, उसकी उसको 14 साल सजा हुई है, उसको तो अदालत में जाना है, अदालत उसको छोड़ेगी, अदालत उसको अगर ये अपने प्रूफ लेके जाएगा। हमने तो उसको नहीं बंद किया, 190 मिलियन तो यूके से आया था। और दूसरी बात है, तोशा खाना का भी फैसला होगा, फैसला अदालत कर रही है, तो अगर उसमें भी उसको सजा होती है तो फिर भी उसे अदालत में जाना है। इमरान खान को ये सोचना डॉक्टर साहब आपसे दोबारा रब्ता करेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये वाकई उन्होंने कह दिया है इमरान खान साहब ने, क्योंकि आज अलीमा खान साहबा ने दावा किया है और उन्होंने कहा जी मैं मैसेज दे रही हूँ इमरान खान साहब का, तो क्या कहीं डायलॉग चल रहे थे? और दूसरा ये है, क्या इमरान खान साहब का ट्रस्ट नहीं है अपनी पार्टी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसका ताल्लुक ट्रस्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक प्रेजेंट कंडीशन है। उसमें यह है कि जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इमरान खान से मिलने का मौका नहीं देंगे तो फिर अगर लेट्स से मैं बात करता हूँ, कोई और बात करता है, चाहे वो गवर्नमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो है, उसके तुक नहीं बनती, क्योंकि हम ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान बात कर रहे होते हैं। अपनी लीडरशिप से आपने हमेशा उनसे डिस्कस करना होता है। जब आप उनसे डिस्कशन नहीं कर रहे तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सही कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू टॉक टू देम। जिन्होंने बात करनी होगी फिर वो डायरेक्टली बात कर लें, तो आई एग्री विद दैट। नंबर 2, क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए, एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर अलीमा खान साहिबा ने आकर कहा है और वो मिलकर आई आकर कहा है, सो आई टेक इट
फॉर द फेस वैल्यू एंड आई विल से कि हाँ ये है, क्योंकि मुझे कोई ऐसी तुक नजर नहीं आती कि कोई बंदा आके गलत बयानी करेगा। सो आई विल टेक इट एज अ कि भाई हाँ ये वाकई कहा था और मैं उसके साथ। इसका मतलब एक ये हुआ कि गौहर खान साहब, गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब मुलाकातें कर रहे थे, कोई डील करने की कोशिश कर रहे थे, कोई उनकी गुफ्तगू हो रही थी। देखिए इस तरह है कि अगर मैं जेल में हूं और मुझे कोई आगे कहता है जी फलाना ये बात कर रहा है वो कर रहा है, और वो अगला बंदा जाके उसकी मुलाकात नहीं होती, वो अपने बता नहीं सकता कि ऐसी आज भी वुकला से मुलाकात हुई है, वुकला से मुलाकात और पॉलिटिकल लीडरशिप से। देखिए ना वो वुकला कोई और है ना। देखिए मेरे केस के वुकला आर डिफरेंट, मेरी पार्टी के जो लोग हैं, आपकी पार्टी के वुकला हैं, वो आपकी पार्टी में शामिल है। नहीं वो सारे शामिल नहीं है, उनमें सारे शामिल नहीं है। जो वुकला आज गए थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मेन उस लिहाज से हो। और नंबर वन, एक आध से बात नहीं होती, जब आपने बात करनी है आप 4-5 लोगों को देखकर चलते हैं। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज, कि जिसमें कलेक्टिव डिसीजन होता है, जिसमें आप थ्रैश आउट करते हैं सारे आइडियाज, गिव एंड टेक, प्लस माइनस पॉइंट करते हैं, तो आप उसको देखकर डिस्कशन करते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मेरी नज़र में अगर ये बातचीत नहीं होगी और इस चीज को हम लोग किसी भी लिहाज से थ्रैश आउट करके इसको एड्रेस नहीं करेंगे, ये एक सोर पॉइंट रहेगा पाकिस्तान की तरक्की में। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं, अगर इस वक्त तक हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त जो फॉरेन डायरेक्ट वो 14% कम हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो इसका एक फॉल आउट होता है। ओवरऑल इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है। नहीं जी, ओवरऑल इकोनॉमी भी बहुत बेहतर नहीं है। आप वो बंगाली साहब हैं, आप बंगाली नहीं। देखिए एक बात याद रखिए, स्टॉक एक्सचेंज में आपको संभा देता हूँ, 2021-22 में स्टॉक एक्सचेंज 48,000 50,000 पे थी, लेकिन उसका जो हुजूम था ना वो $100 बिलियन था। आज 170 165 पे 100 है, इसका हुजूम आपका हार्डली 60 बिलियन नहीं है। सो आप ओवरऑल ये समझ लें कि ओवरऑल जो है नंबर्स बढ़ गए हैं। हर शेयर महंगा हो गया। देखिए हर शेयर महंगा नहीं, देखिए एक बात सुने, हर शेयर महंगा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल जो हुजूम होता है ना, आप उसकी तरफ देखते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हैविंग सेड दैट थिंग, इट इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। आपका स्टॉक एक्सचेंज देखिए, जो आपकी इकोनॉमी रिफ्लेक्ट करती है वो आपके एक्सपोर्ट्स करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री के 74 साल की हिस्ट्री के लोएस्ट तरीन एक्सपोर्ट, इंडिया देख लें, लोएस्ट तरीन चाइना देख लें, अमेरिका देख लें, आपको बता रहा हूं, यूरोप देख लें, किसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं? मैं आपको एक बार देखिए, मैं बाकियों की छोड़ दे, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। नंबर 2, हमारी जॉबलेसनेस, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमाने में 5.4% थी, आज 27% आपकी जॉबलेसनेस हो गई है। आप सोचे 3-3.25 साल में 15% आपकी पॉवर्टी बढ़ गई है, 5% पर ईयर के लिहाज से। इट्स ए ह्यूज नंबर। हमारे दौर में जब हम आए थे तो उस वक्त 38 थी, जब हम जा रहे थे 35% आ गई थी, हमने 3% कम की थी। जैसा ये वैसे इकोनॉमी की सूरत है क्या एक्चुअल आपके जहन में क्या था? फिर बाकी सवाल आपसे। देखिए मैं भी इसको इसी तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ कि मैं ये कहने वाला था कि जो गुर्बत है, सतह गुर्बत के नीचे हमारी कितनी पॉपुलेशन है, ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 37% से बढ़ के अभी 45% तक हो गई, और कुछ लोग 50% भी कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, इंडिया में 80 करोड़ लोग हैं खतरे गुर्बत से। एग्जैक्टली। सो डॉलर के एक्सचेंज रेट देखें, फिर एक्सपोर्ट्स देखें, फिर उसके अलावा तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो बढ़ा है, लेकिन हुजम जो है वो कम हुआ है, 100 बिलियन से 60 बिलियन पे आया। तो मैं अगर पर्सनली मेरी आप ओपिनियन ले तो आई विल नॉट गिव थम्स अप टू द इकोनॉमी। ठीक, और कोई इम्कानात हैं इसके डेवलप होने के, आगे बढ़ने के? देखिए मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि हमेशा से ये नॉलेज एस्टेब्लिश्ड है वर्ल्ड ओवर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विल लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, हम चौथी दफा इसको अदर वे राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लीडिंग टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी टाइम अभी तक गुजर चुका है, तो कोई ऐसे अप्रिशिएबल रिजल्ट्स हमें नहीं मिले जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट। विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कैसे होंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कैसे आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? तो यही है जी कि देखें, सबसे जो फोरमोस्ट चीज़ है वो तो यही है कि पीपल्स फ्रेंचाइज, लोगों का जो ओपिनियन है वो मैटर करे। फिर उसके अलावा रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं असम्बलियों में, वो दे आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ही यही है
कि लोग जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट चीजें चल रही हैं। यानी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात होने चाहिए और फैसला Definitely, होना चाहिए, definitely। और और उनको दूसरा बाहर आना चाहिए और आके अपनी पार्टी को लीड करना चाहिए उन्हें। देखिए इशू ये है कि इस वक्त सॉरी टू से पाकिस्तान सफर कर रहा है, विच इज आवर बिलीव्ड कंट्री। हमने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। सबको अपना बड़ापन दिखाना होगा और जो बड़ा है उसको ज्यादा बड़ापन दिखाना होगा। गवर्नमेंट बड़ी सबसे क्या मतलब है आपके? सब मीन्स कि एवरीबडी, ठीक। लाइक गवर्नमेंट है, बाकी इदारे हैं, फिर उसके अलावा ऑपोजिशन है, इन सारों को बड़ापन दिखाना होगा, अपने ईगोज को बरी करना होगा और मुल्क का सोचना होगा। और ये कहती है गवर्नमेंट मैटर ही नहीं करती, लिहाजा उनका तो कोई फायदा नहीं, कहते एस्टेब्लिशमेंट से बात करें। देखिए बात अब इट्स डेफिनेटली हमारी अभी सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट, चूंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि 70 साल से पाकिस्तान जो है सिक्योरिटी स्टेट रहा है। जब सिक्योरिटी स्टेट को रहेगी तो एस्टेब्लिशमेंट का एग्जेजरेटर रोल बन जाएगा। तो दिस इज़ अ रियलिटी कि एस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे सिस्टम में। और मैं भी अभी रिसेंट पास्ट में ये जो हमने इंडिया के साथ मार्का लड़ा है और अब जो सऊदीया के साथ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बगैर शायद हमारा हाल सीरिया वाला होता या किसी और मुल्क वाला होता। बट हैविंग सेड दैट, उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी जरूरत है कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जिनका काम है इस मुल्क को चलाना, वो चलाएं अपनी आवाम की मर्जी से। बिल्कुल ठीक है। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगा, लेकिन जैसा साहब आप